सो वी आर लाइव। ओके। अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स टॉक के देखने और सुनने वालों को स्कॉलर्स टॉक के इस प्लेटफॉर्म पे एक दफ़ा फिर खुशामदीद। मैं आपकी होस्ट सरा जमशेद। स्कॉलर्स टॉक के हर दफ़ा जितना जब भी सेशन होता है स्कॉलर्स टॉक का, तो मैं उसमें हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं स्कॉलर्स टॉक के एम को ज़रूर मेंशन कर दूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमें फ़र्स्ट टाइम जॉइन करते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि ये प्लेटफॉर्म किस लिए है और इसका पर्पस क्या है। तो स्कॉलर्स टॉक को अगर मैं चंद अल्फाज में बयान करूँ, तो वो ये है कि हम मतलब मैं इस स्टेज पे आई हूँ कि मैंने हमेशा से कंप्लेन करना खुद भी सीखा है और दूसरों से भी सुना है। हम हर हर चीज़ के लिए बस कंप्लेन करती हैं। हमें गाइडेंस नहीं मिली, हमें टीचर्स अच्छे नहीं मिले, हमें इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं मिला। मतलब हर चीज़ के लिए हम कंप्लेन करती हैं। तो अगर हम सब कंप्लेन करेंगे तो इनके सॉल्यूशंस कौन निकालेगा? तो मैं जो हूँ पीएचडी स्कॉलर हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द पीएचडी मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने अपने पीएचडी बल्कि इस एजुकेशन के सफ़र में ये चीज़ सीखी है कि जिनसे हमने उम्मीद की थी कि हमें उनसे ये मिलता, वो तो गुज़र गए। शायद उनको मौका नहीं मिला या फिर ये कह सकते हैं कि उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतने रिसोर्सेज़ नहीं थे। लेकिन आज के दौर में अगर हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं और हम कुछ नया कर सकते हैं, कुछ यूनिक कर सकते हैं, तो हमें सॉल्यूशंस लेके आने चाहिए। हमें जो कंप्लेंट्स थी उनके सॉल्यूशंस लेके आने, हमें कंप्लेन नहीं करनी है। लाइक मेरा एजुकेशन का ऑलमोस्ट सफ़र कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो आगे न्यू जनरेशन आ रही है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहते हैं, कैरियर के बारे में जो परेशान हैं, तो स्कॉलर्स टॉक का ये एम है, हमारी टीम है और मेरे साथ जितने मेरे टीम मेंबर्स हैं, हम सब स्टूडेंट्स हैं। हमारी ये कोशिश है कि जो कंप्लेंट्स हम करते रहे हैं या हमने सुनी है, आइंदा आने वाली नस्लें हमारे बारे में वो ये ना कहें कि वो भी कंप्लेन करें कि जो हमसे पहले जनरेशन चली गई उन्होंने कौन-सा काम कर लिया ना। तो इंशाल्लाह कोशिश हम करेंगे कि हम जब चले जाएँ तो हम कुछ ऐसा करके जाएँ कि आने वाले स्टूडेंट्स कंप्लेन ना करें। तो मैं अगर अपने इस एम को या अपने मकसद को एक वो कहते हैं ना शायरी के अल्फाज कह लें उसमें बयान करूँ तो मैं यूँ करूँगी। चिराग हूँ मैं अगर बुझ गया तो क्या गम, कि जितनी देर जला रोशनी तो की मैंने, कि मैंने अपने हिस्से की शम्मा जला के ज़रूर जाना है। तो हम लोग कोशिश ये करें हम अपने हिस्से की जो शम्मा है वो जला के ज़रूर जाएँ। दूसरी बात ये, बहुत से स्टूडेंट जब भी हम स्कॉलरशिप से रिलेटेड सेशन को अनाउंस करते हैं, तो इनबॉक्स में इतने मैसेजेस आने लग जाती हैं स्टूडेंट्स को। आई डोंट नो इतना टाइम हो गया हम लोग सेशंस कर रहे हैं। ये बात मुझे पता है कि हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मैं पहली दफ़ा सुन रही होती है। लेकिन हमारे पोस्टर पे या हमारी जितनी भी पोस्ट होती है उस पे हमने मेंशन किया होता है हम भी स्टूडेंट्स हैं। लाइक मैं भी एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ। मैं सिर्फ अपनी टीम के साथ मिलके हम लोग इस तरह के सेशन अरेंज कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जितने पाकिस्तानीज़ हैं उनको इस प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आ सकती हैं, आपको अवेयरनेस दे सकती हैं। लेकिन अगर आप मुझसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट करें कि मैं आपको हर तरह की स्कॉलरशिप के बारे में मैं ही गाइड करूँ, मैं आपको बना-बनाया स्कॉलरशिप दे दूँ, तो ये ऐसा नहीं होता। थोड़ा-सा मैं कहती हूँ मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ या सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप इस चीज़ को देखा करें कि हम जो अपने हिस्से की रोशनी जलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप उतना ही हमसे एक्सपेक्ट करिए। समटाइम्स स्टूडेंट समझते हैं हम बहुत रूड हैं। तो मैं ये कहूँगी हम लोगों ने अपना पढ़ना भी है, हम लोग यहाँ मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं। तो हम बस कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा-सा जो अपने हिस्से का जो काम है ना वो हम करके चले जाएँ। बाकी जो हमारे सुनने वाले हैं, मेरा ख़्याल है हम सबको अपने हिस्से का थोड़ा-थोड़ा सा जो है ना कंट्रीब्यूशन इसमें देना चाहिए। मैं अगर यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके ये अवेयरनेस वाले सेशन कर सकती हूँ, आप अगर ये नहीं कर सकते, तो आप एटलीस्ट हमारी आवाज़ को उन स्टूडेंट्स तक पहुँचा सकते हैं, उन लोगों तक। मतलब कहते हैं ना कि जो रास्ता ढूँढना चाह रहे हैं लेकिन भटके हुए हैं, तो आप उनको ये रास्ता दिखा सकते हैं। आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी होगा। तो आप अगर इन सेशंस को, अवेयरनेस सेशन को अगर शेयर कर सकते हैं, किसी और को बता सकते हैं, तो वो सब जो है मतलब आपके हिस्से की जो कंट्रीब्यूशन होगी, वो भी इसमें जो है ना शामिल हो जाएगी। तो हम सब ने कोशिश करनी है कि हम अपने हिस्से की जो है ना कंट्रीब्यूशन ज़रूर करें। हम सेशन को मैं जो हूँ सेशन की तरफ जाऊँगी। आज हमने जो ये सेशन है टॉपिक सबने देखा होगा। इससे पहले हम लोग जो है काफ़ी स्कॉलरशिप्स के
आई थिंक कि जो जितने भी मेजर या जो नॉन स्कॉलरशिप्स होंगे, हम सारों के ऊपर बात कर चुके हैं। चाइना में जो स्कॉलरशिप है, साउथ कोरिया में है, उसके बाद एरास्मस के हैं, स्टाइपेंड स्कॉलरशिप है, उसके बाद कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। तो ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि आप डार्ट स्कॉलरशिप्स के ऊपर भी एक सेशन कर दें, तो हमने आपको मेरे साथ स्क्रीन पे 2 हमारी, मैं कहूँगी होनहार पाकिस्तानी तलबा या पाकिस्तानी फीमेल्स कह लूँ, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रही है। और आप माशाल्लाह देख भी रही है रमशा, तो पीछे पाकिस्तान का इतना बड़ा झंडा लगा के तो बता रही हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ। कि पाकिस्तान से बाहर हमें जो है ना अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाना कितना वो, मतलब एक कहते हैं ना आपका खून गर्म हो जाता है, इतना हम जो है ना इसको फ़ख्र के साथ अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाते हैं। तो आज हम जो है ये डार्ट स्कॉलरशिप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ तूबा हैं और रमशा हैं, दोनों एमएस स्कॉलर हैं डार्ट के डॉट स्कॉलरशिप के अंडर, जो जर्मनी की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी हैं। वो जब मैं उनसे तारुफ का कहूँगी तो वो खुद जो है अपने बारे में बताएंगी। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पहले बता दूँ कि जो पहले भी शायद कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, जो डार्ट स्कॉलरशिप्स हैं ये अंडर ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है, सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी के लिए। और अगर हमारी डिस्कशन सुनने के बाद अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन मतलब आता है जो बिल्कुल बेसिक ना हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम इंशाल्लाह जो हमारे गेस्ट हैं उनसे ज़रूर इसके बारे में पूछेंगे। तो मैं अपनी गेस्ट की तरफ जाती हूँ। पहले ही मैं तुबा से कहूँगी, तुबा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें मुख्तसर। जी तुबा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तूबा वसीम है और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना बैचलर्स एनवायरमेंटल स्टडीज़ में किया है कराची यूनिवर्सिटी से, और अब मैं अपना मास्टर्स कर रही हूँ जर्मनी में इन जियोग्राफी ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क एंड ह्यूमन सिक्योरिटी फ्रॉम यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी। थैंक यू। जी तुबा, बहुत शुक्रिया। मैं अब रमशा की तरफ जाऊँगी। रमशा, आप भी अपना जो है ना तारुफ करवा दें हमारे देखने सुनने वालों से। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमशा हूँ और मेरा बैचलर्स पाकिस्तान से है एग्रीकल्चरल साइंसेज़ में। मेजर प्लांट पैथोलॉजी है। एक मास्टर्स मेरा पाकिस्तान से भी है और ये मेरा सेकंड मास्टर्स है, और ये मेरा एग्रीकल्चरल साइंसेज़ एंड रिसोर्स मैनेजमेंट में है, डीएडी फंडिंग में। थैंक यू। सही हो गया, बहुत शुक्रिया तुबा एंड रमशा। अच्छा तुबा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूँगी कि जो बिल्कुल जिन्होंने सिर्फ डीएएडी डार्ट के बारे में नाम सुना हुआ है, आप जस्ट थोड़ा-सा ब्रीफ कर दें कि ये स्कॉलरशिप्स हैं क्या? तो बेसिकली डीएडी स्कॉलरशिप मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो आपको फुलफिल करनी होती है, और ये अप्रोक्सीमेटली आपकी जितना प्रोग्राम होता है थ्रू आउट आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। और इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, आप इनके थ्रू अपने लैंग्वेज कोर्सेज़ कर सकते हो। तो डीएडी एक आपका सपोर्ट सिस्टम है जर्मनी का। सही हो गया, थैंक यू तुबा, आपने बहुत अच्छा इसको ब्रीफ कर दिया। अच्छा, मैं रमशा आपकी तरफ आऊँगी। मैं आपसे पूछूँगी कि हमारे स्टूडेंट ना मोस्टली हम लोग भी अपने दौर में कंप्लेन करते रहते थे, हमें तो पता ही नहीं चलता जी फलाने स्कॉलरशिप आए हुए थे, डेट गुजर गई, हमें तो पता ही नहीं चला। तो मैं आपसे ये पूछूँगी कि आपको पता कैसे चला? अच्छा, बात इतनी है कि जो स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं ना कि उन्हें पता नहीं लगता, असल में कहीं न कहीं उनकी भी मिस्टेक है, क्योंकि फ़ेसबुक या यूट्यूब टेक्नोलॉजी में बहुत ईज़ी एक्सेस है हर किसी की। तो मुझे ये स्कॉलरशिप नेटवर्क के ग्रुप के थ्रू पता लगा था। ना मेरे डिपार्टमेंट से पहले कोई डीएडी पर गया और ना मैंने सुना था। तो स्कॉलरशिप नेटवर्क पर मुझे इस स्कॉलरशिप के बारे में पता लगा था। मैंने इसकी रिक्वायरमेंट्स देखी कि मैं रिक्वायरमेंट्स को मैच कर रही हूँ या नहीं कर रही, और उसके बाद मैंने फिर अप्लाई किया। सही हो गया रमशा, बहुत आसान। बल्कि मैं कहती हूँ यही तो मैं अभी स्टार्ट में कह रही थी ना कि टेक्नोलॉजी का ये दौर है, तो हम इसको पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। अब कई लोग हैं जो सोशल मीडिया फेसबुक पे घंटों घंटा वो वीडियोस देखते रहते हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो फिर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें दोनों हैं, वो आपके ऊपर है कि आपने अपने लिए क्या चूज़ करना है। तो बहुत अच्छा हो गया। मेरा ख्याल है कि अब जो स्टूडेंट्स पहले कंप्लेन कर रहे थे ना, हमें पता नहीं चले, इंशाल्लाह उनको स्कॉलर स्टॉक के प्लेटफॉर्म के थ्रू ज़रूर पता चलेगा।
अच्छा, तुबा मैं आपकी तरफ आऊँगी, मैं आपसे पूछूँगी रमशा ने बात की कि इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो उन्होंने पढ़ी थी, तो हमारे बिल्कुल जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे जिनको शायद रमशा ने मेंशन किया स्कॉलरशिप नेटवर्क जो कि स्कॉलरशिप के बारे में पेज है। अब उसमें काफ़ी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स हैं शायद जो फर्स्ट टाइम या आप ये कह लें कि उनका इतना माइंडसेट नहीं होता कि वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। तो आप बहुत ईज़ी वर्डिंग में एक नॉर्मल स्टूडेंट्स को, चाहे वो उर्दू मीडियम से पढ़ा हो या उसको इतना ज़्यादा नहीं पता हो, तो आप उसको जनरल मतलब इंस्ट्रक्शंस कैसे देंगे कि ये स्कॉलरशिप कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? मीन्स इसका क्राइटेरिया क्या है या आप कह लें एलिजिबिलिटी क्या है? ओके, सो डीईएडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास एटलीस्ट मिनिमम 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जिस भी स्टडी में आप जो है अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपसे रेलिवेंट होना चाहिए, और आपकी जो डिग्री है, जो लास्ट डिग्री है, वो 6 ईयर से ज़्यादा पुरानी ना हो। तो ये एक बहुत मिनिमम क्राइटेरिया है, और इसमें सीजीपीए का कोई चक्कर नहीं है। अगर आपको लगता है आपकी सीजीपीए एवरेज है, सो स्टिल आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट समझते हैं उनकी उनकी सीजीपीए कम है, वो करें ना करें, तो इस चक्कर पे ना जाएं। बस अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो जस्ट अप्लाई करें इसके लिए। सही हो गया, मतलब इसका इतना कोई वो आप कह लेना टफ क्राइटेरिया नहीं, बस ये है कि अवेयरनेस नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती, उन्हें पता नहीं चलता। जैसे आपने वो सीजीपीए को मेंशन किया, बहुत से स्टूडेंट इसीलिए अप्लाई नहीं करते कि यार मेरा तो सीजीपीए बहुत कम है, तो मैं जो हूँ शायद एलिजिबल ही नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे आपने जो एक चीज़ मेंशन की है वो मेरे ख्याल में हर स्टूडेंट के पास नहीं होती, वर्क एक्सपीरियंस का। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स एजुकेशन जो आपकी मतलब डिग्रीज है उसमें गैप नहीं लेते। आपने एक डिग्री खत्म की है तो आपको होता है कि अपने नेक्स्ट डिग्री की तरफ जाना है, तो उनके पास फिर वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा। समटाइम्स लोग पार्ट टाइम जॉब्स के ऊपर जाते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट नहीं जा पाते। तो ये एक इसमें क्राइटेरिया हो गया कि आपके पास एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। अच्छा रमशा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मैंने जो लास्ट टाइम ये सेशन किया था एरास्मस के ऊपर, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास ना कोई वॉलंटियर वर्क होना चाहिए, कोई आपने सोशल एक्टिविटी की हो, तो ये इसमें जो है ना बहुत एक पॉजिटिव चीज़ समझी जाती है। जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे हूँ, तो हमें प्रोफेसर स्कॉलरशिप को अप्रोच करने के लिए मेरे पास रिसर्च बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई पेपर होना चाहिए, कोई रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अभी तुबा ने बात की कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये जो वर्क एक्सपीरियंस में तो ये है कि आपके पास कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट या कोई आपने कहीं जॉब की हो, तो वो एक्सपीरियंस। तो अगर आपने जैसे कोई वॉलंटियर एक्टिविटी की है, कोई सोशल वर्क में आपने पार्टिसिपेट किया, तो क्या ये जो है इसमें प्लस पॉइंट हो सकता है? अच्छा, ये जो वॉलंटियर एक्टिविटीज़ होती हैं, ये होता तो फ़ॉर श्योर ये प्लस पॉइंट ही होता है। लेकिन अगर मैं डीएडी की वर्क एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो इनकी एक मेजर रिक्वायरमेंट है कि आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो। अगर कोई इंसान लाइक सोशल साइंसेज़ में अप्लाई कर रहा है और उसने इस तरह वॉलंटियर काम किया हुआ है, देन हाँ, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर मैं एग्रीकल्चर की हूँ और मैंने ऐसे वॉलंटियर काम किया हुआ है, जैसे मैंने कोई मैनेजमेंट कर ली किसी इवेंट की, तो हाँ, वो प्लस पॉइंट ज़रूर है। मेरी स्किल्स पता लगती हैं उससे, लेकिन वो वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है। और दूसरी एक तुबा ने एक रिक्वायरमेंट नहीं बताई आईएलटीएस की। हम्म। डीएडी में आईएलटीएस भी कंपल्सरी होता है। बैंड्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करते हैं बैंड्स, हम्म। हम्म। लेकिन रिक्वायरमेंट होती है आईएलटीएस की। हम्म। सही है, आई थिंक यस आई अंशा, लेकिन जी जी, सॉरी, तो आप कुछ ऐड करना चाहते वो जो आइल्स की आप रिक्वायरमेंट कह रहे हो, वो हर यूनिवर्सिटी आपका बैंड जो है वो डिफरेंट जाता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है। हैं? हाँ, वो मतलब यूनिवर्सिटी की बैंड रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन बेसिक आपके पास होना चाहिए। क्योंकि मैंने भी ये सुना है कि जर्मनी में इवन आप सेल्फ एजुकेशन पे भी जाते हो तो आपके पास आइल्स ज़रूर होना चाहिए। तो ये एक रिक्वायरमेंट होगी मोस्टली। अभी आया नहीं है, लेकिन ये कमेंट ज़रूर आ जाना था कि जर्मनी है और आइल्स की बात नहीं हो रही है। तो बहुत अच्छा हुआ रमशा ने पहले से ही बता दिया। अच्छा, हमने इसकी एलिजिबिलिटी का भी जो है बात कर ली। तुबा मैं आपसे पूछूंगी, जैसे हम वर्क एक्सपीरियंस को जो है वो हम बात कर रहे हैं, तो आपने जो अपना जो बैकग्राउंड बताया, आप मतलब जो मे बी कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा कि हम इसमें कहाँ से वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लाइक
अगर मैं समझूँ तो जैसे बॉटनी, ज़ूलॉजी और जो नेचुरल साइंसेस में स्टूडेंट्स होती हैं वो मोस्टली टीचिंग वाली साइड पे जाती हैं। तो आप जो वर्क एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं वो टीचिंग सेक्टर है? मैंने एक्चुअली दोनों सेक्टर में जॉब की हुई है। मैंने एनजीओ में भी जॉब की हुई है और मैंने एज अ टीचर भी काम किया हुआ है। तो लेकिन जिस भी आप फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपका बैकग्राउंड उस फील्ड से रिलेट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एनवायरनमेंट की स्टूडेंट हूँ तो मेरा काम ऐसा होना चाहिए जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, अब चाहे वो मेरी टीचिंग ही क्यों ना हो। अगर मैं साइंस टीचर हूँ या मैं कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ जो साइंस को सपोर्ट करते हैं, तो व्हाई नॉट। सही हो गया, मतलब आप जस्ट फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए, हट के नहीं होना चाहिए। जैसे रमशा ने बात किया कि आप मतलब साइंसेस के हैं और आप मैनेजमेंट की जॉब करके वो एक्सपीरियंस मतलब शेयर नहीं कर सकते। अच्छा रमशा, मैं आपसे ये पूछूंगी तो जैसे हमने एक्सपीरियंस की बात कर ली और हम इससे पहले मैंने सोशल वर्क और उसकी वॉलंटियर एक्टिविटी का पूछा, क्या पब्लिकेशन या रिसर्च प्लस पॉइंट कंसिडर होगा इसमें? हाँ, होता है। अब जैसे रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जैसे 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास हो, आपके पास डिग्री हो या आईएलटीएस हो, ये तो हर किसी का कॉमन होता है ना। उसके बाद सिलेक्शन इसके ऊपर से स्टार्ट होती है कि आपके पास एडिशनल क्या चीज़ है। ये तो सबके पास होगी, ये कॉम्पिटिशन में ये चीज़ नहीं आती कि आपके पास अगर 2 साल का अगर आपके पास 2 साल का है देन यू आर एलिजिबल, लेकिन अगर आपके पास 5 से 6 साल का है देन यू आर इन कॉम्पिटिशन। और अगर आपके पास इसी तरह पब्लिकेशंस हैं, तो जिसके पास नहीं है उसको आपको ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलेगी उस पर। तो प्रोफ़ाइल है, जैसे मर्ज़ी आप इम्प्रूव कर लें। इसी तरह कोर्सेज़ होते हैं, पब्लिकेशंस होती हैं या कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशंस होती हैं, तो ये करती हैं इफ़ेक्ट आपकी प्रोफ़ाइल पर। सही हो गया। मीन्स ये जस्ट आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चीज़ें हैं, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट सिर्फ आइल्स आपने बता दिया, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है जो कि टीचिंग में भी होगा, क्योंकि समटाइम्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस है तो कोई मतलब कंपनी में कोई जॉब होनी चाहिए, कोई इस तरह की एक्सपीरियंस जो टीचिंग से हट के। तो तूबा ने शेयर किया कि उनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी है तो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो मेरे माइंड में ये वैसे ही क्वेश्चन आ गया, तो मैं आपसे पूछूंगी कोई इसमें टीचिंग एक्सपीरियंस होता है कि आपने प्राइवेट फर्म में जॉब की है या गवर्नमेंट में की है? तो कोई भी आपका सर्टिफिकेट होगा, लाइक मोस्टली जो बैचलर्स के बाद तो स्टूडेंट्स को स्कूल में और प्राइवेट स्कूल्स में जो में भी इतने फेमिलियर नहीं होते हैं उनकी जॉब मिलती है, तो क्या वो उनका भी वर्क एक्सपीरियंस यूज कर सकते हैं? यस, बिल्कुल, क्यों नहीं। कि जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन लगे कि वेल नेम्ड है और जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, तो व्हाई नॉट। मैं अगर बात करूँ, मैं अपने भी प्राइवेट जो स्कूलिंग सिस्टम होता है वहाँ पे एज अ लाइक टीचर काम किया है और मैं स्कॉलरशिप पे हूँ, तो हर कोई कर सकता है। तो इसमें टीचिंग हो या कुछ भी हो, आप प्राइवेट कर रहे हो कहीं गवर्नमेंट कर रहे हो, नो इशू, बट ये है कि रेलिवेंट हो। सही हो गया। यानी मीन्स आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए और आप सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर सकें। अच्छा एग्जैक्टली। रमशा, हमारी जो जैसे स्कॉलरशिप की एक रिक्वायरमेंट होती है, लाइक मुझे नहीं पता डाट की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देनी होती है, आपके पास रिकमेंडेशंस लेटर होते हैं, उसके बाद आपके पास आपका वो क्या कहते हैं मोटिवेशनल लेटर होता है, ठीक है, या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट करना होता है, तो इसके बारे में आप मतलब ये रिक्वायरमेंट्स में नहीं है? नहीं, ये है रिक्वायरमेंट्स में। ये तो एडिशनल डॉक्यूमेंट, अब आपके पास जैसे आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपके पास आईएलटीएस भी है और आपके पास डिग्री भी है। तो उसके बाद आता है ये एप्लीकेशन प्रोसेस पर कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए। सबसे पहले हाँ, लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए, इसमें भी चाहिए होता है। फिर रेफरेंस लेटर्स चाहिए 2, एक आपका एकेडमिक रेफरेंस लेटर जहाँ से आपने एजुकेशन ली है और दूसरा आपका प्रोफेशनल रेफरेंस लेटर जहाँ आपने जॉब की है। इसके अलावा अगर डीएडी का ये है कि आप एक टाइम पे 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। 3 प्रोग्राम्स में या 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इसके अलावा एक एडिशनल लेटर भी चाहिए होता है, उसको भी हम लेटर ऑफ मोटिवेशन ही कहते हैं। लेकिन उसमें आपने अपनी प्रायोरिटीज़ बतानी होती हैं कि जैसे मेरी बॉर्न यूनिवर्सिटी है, तो मैंने अगर बॉर्न यूनिवर्सिटी फर्स्ट नंबर पे रखी है, क्यों रखी है? सेकंड अगर मेरी ड्रेसटन है, तो ड्रेसटन क्यों रखी है? और थर्ड मेरी कोई भी है, तो मैंने थर्ड पे क्यों रखी है?
तो ये 3 लेटर्स हो गए। इसके अलावा मेरी यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रपोज़ल चाहिए था, कुछ में नहीं भी चाहिए होता। सही हो गया। अच्छा तुबा, रमशा ने बात की है कि यूनिवर्सिटीज़ आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हो, तो एक क्वेश्चन माइंड में अराइज़ होता है, जितने सुनने वाले भी होंगे शायद उनके माइंड में भी एक क्वेश्चन हो कि जो जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी की रैंकिंग या यूनिवर्सिटी के बारे में मतलब आपको देखना पड़ता है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ज़्यादा है या यूनिवर्सिटी जो जिस फील्ड में आप मतलब मास्टर्स करना चाह रहे हो उसमें ये फील्ड अच्छी है, या फिर सुपरवाइज़र देख के आप उसको सेलेक्ट करते हो? एक्चुअली आप अपना इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट था नेचुरल साइंसेस में, तो मैंने ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की जो नेचुरल साइंसेस के कोर्सेज करवाती हैं। प्लस आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स भी देखनी होती हैं कि जो आपकी प्रोफाइल है, क्या आप उस यूनिवर्सिटी के काबिल हो भी कि वो आपको एक्सेप्ट भी कर लें। तो आपको रैंकिंग भी देखनी होगी एग्जैक्टली। अगर बहुत ज़्यादा रैंकिंग है तो और आपकी प्रोफाइल लो है तो आप फिट नहीं हो पाओगे। तो आप रैंकिंग देखिए, आप उनकी रिक्वायरमेंट्स देखिए, आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपको लगता है कि ये कोर्सेज़ आपके लिए हैं या नहीं हैं, और आप इस काबिल भी हो जाएँगे कि स्कॉलरशिप भी मिल जाए। तो अपनी प्रोफाइल को देखते हुए आपको सिलेक्ट करना है, आपका इंटरेस्ट, रिक्वायरमेंट्स या सही हो गया। अच्छा रमशा, आपने रिसर्च प्रपोज़ल की बात की, तो रिसर्च प्रपोज़ल तो ऑब्वियसली सुपरवाइज़र नहीं हो तो प्रपोज़ल नाम की तो फिर कोई चीज़ नहीं होगी ना। तो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की बात कर ली, तो सुपरवाइज़र सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया? आप खुद से सेलेक्ट करते हो या आपको खुद से असाइन कर दिया जाता है? नहीं, मास्टर्स में हम लोगों को सुपरवाइज़र सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। रिसर्च प्रपोज़ल का असल मकसद यही होता है कि आप में साइंटिफिक थिंकिंग है भी कि नहीं। सही। यानी कि आप अपने एम्स पर या अपने गोल्स पर आप क्लियर हैं भी कि नहीं, या सिर्फ़ आपने बाहर आना है और कर लेना है। यानी आपको पता हो कि आपने 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद जब आपने रिसर्च करनी है, तो आपका ये रिसर्च इंटरेस्ट है, तो आप उसी के ऊपर 1.5 साल आप जो स्टडीज़ के साथ-साथ आपका जो साइड टाइम है वो आप इस इंटरेस्ट पर लगाएँ। तो एमफ़िल में नहीं, हम लोगों को सुपरवाइज़र नहीं चाहिए होता, या हम लोगों को ढूँढना नहीं पड़ता। ये एक जनरल प्रपोज़ल होता है। आप अपने रिसर्च इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप कोई भी प्रपोज़ल बना सकते हैं। सही हो गया। अच्छा तुबा, रमशा ने बात की कि आपको सुपरवाइज़र की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, तो मैं अगर अपने आप को सोचूँ मास्टर्स तो एमफिल, तो हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कोर्स वर्क होता है 1 साल का और 1 साल आपकी रिसर्च होती है। तो मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गई हूँ कि अगर आपके पास सुपरवाइज़र नहीं है तो फिर आपको रिसर्च का एक्सपीरियंस कौन देगा? नहीं, जो रमशा ने बात की ना रिसर्च प्रपोज़ल, ये आप एप्लीकेशन के वक़्त आप भेजते हो, और ये इसलिए होता है कि आप इन फ्यूचर किस एरिया में रिसर्च करना चाहोगे। बट जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आपके कोर्सेज़ स्टार्ट हो जाते हैं, तो कोर्सेज़ के बाद फिर जो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको रिसर्च करनी है, तो तब आपको अपने जो है सुपरवाइज़र सिलेक्ट करने होते हैं, और वो यूनिवर्सिटी के ही सुपरवाइज़र होते हैं, वो जिनसे चाहे आप कर। तो वो वाला रिसर्च प्रपोज़ल और ये थीसिस प्रपोज़ल, दे आर टोटली डिफरेंट। सही है। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन तब रमशा से यही था, वो स्टार्ट वाला नहीं था, क्योंकि कि जैसे मैं अपनी बात करूँ या मोस्टली स्कॉलरशिप्स होते हैं ना, पहले आपको सुपरवाइज़र सेलेक्ट करना होता है, फिर उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, क्योंकि सम टाइम जब आप सुपरवाइज़र सेलेक्ट कर लेते हो ना, तो आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग सुपरवाइज़र की वजह से होती है। वो भी रिकमेंड करता है कि मैं स्टूडेंट को लेना चाहता हूँ। लाइक एचईसी में बहुत से ऐसे स्कॉलरशिप हैं जिसमें अगर आपके पास, हम कहते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर हो तो आपके लिए जो है अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, हम लोग जो क्वेश्चंस है वो लास्ट में लेंगे। मैं रमशा आपकी तरफ आऊँगी, मैं आपसे पूछूंगी, यूनिवर्सिटीज़ और सुपरवाइज़र की हमने बात कर ली। एक मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया आप मतलब जैसे ऑब्वियसली आप दोनों की जो फील्ड है वो नेचुरल साइंसेस से है, तो लैब्स का एटमॉस्फेयर कैसा है जो आप जिन यूनिवर्सिटीज में हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत वियर्ड इसलिए क्योंकि लॉकडाउन है जब से मैं आई हूँ। तो एज़ सच मैंने लैब्स का इतना विज़िट नहीं किया है। तूबा मेरे से 1 साल सीनियर है, वो ज़्यादा बेहतर बता सकती है, क्योंकि मैं तो जब से आई हूँ मेरी ऑनलाइन क्लासेस थी। हाँ हाँ, तो मेरा ख्याल है आप ये चीज़ मिस कर रही होंगी, बंदा पाकिस्तान से बाहर आके भी ऑनलाइन ही जो है ना पढ़ाई कर रहा है। चलें, तो ज़ाहिर आप है बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा लैब्स इन्वायरमेंट का?
क्योंकि जो मेरी फील्ड है तो नेचुरल साइंसेस, बट हम लोग डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा करते हैं, तो इट्स नॉट के लैब साइड पे हो, बट हमारी फील्ड साइड ज्यादा है। तो बट स्टिल अभी जिस तरह कोरोना टाइम है, तो स्टिल हमने ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे गेम्स रखे जो ऑनलाइन हम कर सकते हैं। तो मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है और या गया। मतलब एटलीस्ट इंटरेक्शन हो गया। आपने वो साइट जो है उसको कह दिया फील्ड साइट पे आपका काम है, लेकिन आई थिंक जहाँ मेरा ख्याल में लैब वो चीज़ है जहाँ पे आप रिसर्च कर रहे हो। बहुत से लोग हैं जो साइंसेस में नहीं होंगे लेकिन रिसर्च वो लोग भी करते हैं, उनका सर्वेज हो जाता है, लोगों के ऊपर स्टडी होती है, तो वो एक लैब वर्क ही होता है। क्योंकि मेरी फील्ड थोड़ी सी साइंटिफिक है, मतलब वो आप कह लें कि लैब वाली है, तो मेरे माइंड में ना फिर वो लैब वाले क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, रमशा, मैं आपसे ये पूछूंगी, जब मैंने इसकी अनाउंसमेंट की थी तो मैंने जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी थी उसमें ये था कि आपको अप्लाई करने से पहले जर्मन लैंग्वेज कोर्स लेना पड़ता है। शायद वो पाकिस्तान में भी आपको करना पड़ता है और फिर जर्मनी आके भी करना पड़ता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा, जो स्कॉलरशिप जिनको मिल जाती है ना, डीएडी उनको 2 to 6 months का जर्मन लैंग्वेज कोर्स खुद देता है। जैसे अब मैंने किया था, मेरा 2 months का था। इसके अलावा डीएडी और एक और प्लेटफॉर्म देता है, डीयूओ वेबसाइट है इनकी, वहां पर भी आप लैंग्वेज सीख सकते हो। तो जो स्कॉलरशिप पर आते हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं होता कि उन्हें पहले से ही जर्मन लैंग्वेज आती हो तो इट्स अ प्लस पॉइंट, लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको आती ही हो। क्योंकि बाद में कोर्सेज होते हैं डीएडी बाद में, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा भी हुआ है 2 months का जर्मन लैंग्वेज का कोर्स। तो वो उसमें आपको सिखाते हैं, और फिर यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन हो जाता है, आप यहाँ आ जाते हैं, आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है, तो भी हर सेमेस्टर में आपको लैंग्वेज कोर्स साथ साथ आपका चलता रहता है। सही हो गया। मतलब लैंग्वेज की कोई ऐसा सच रिक्वायरमेंट नहीं है ये। मैं इसको अगर इस तरह समझ लूँ कि ये कल्चरल एक्सचेंज में है कि अगर आप एक दूसरी कंट्री में आ रही हो तो आप बाकी चीज़ें तो आप खुद से सीख लोगे ना, मतलब आप उनको एक्सप्लोर कर लोगे। तो लैंग्वेज की तरफ कुछ लोगों को इंटरेस्ट आता है तो वो खुद से कहते हैं कि अब ये लोग यहाँ आए हैं तो जर्मन भी सीख के जाए ना। कि आप वापस पाकिस्तान में आए तो कोई आपसे जो नॉर्मल हम बातें करते हैं, आपसे कोई पूछ ले थैंक यू को जर्मन में क्या कहती हैं या हेलो हाय को क्या कहते हो, तो एटलीस्ट आपको इतना आना चाहिए। क्योंकि मेरा अपना भी एक्सपीरियंस हुआ है ना, हम लोग भी जब कोरिया में आते हैं तो इनका भी जस्ट समटाइम्स रिक्वायरमेंट भी होती है, समटाइम्स ये इंटरेस्ट डेवलप करवाना चाह रहे होते हैं कि आपको थोड़ी बहुत कोरियन खुद यहाँ कम्युनिकेशन के लिए भी आ जाए, और थोड़ा सा जब आप सीख के जाएं तो आप जो है ना जाके बात करें, बताएं कि आप जी साउथ कोरिया होके आए हैं। अच्छा, तूबा, आप दोनों मेरे पास एमएस की स्कॉलर्स हैं, तो मैं आपसे, अगर आप, क्योंकि आपके सर्कल में पीएचडी के स्कॉलर्स भी होंगे, तो क्या क्राइटेरिया डिफरेंस है, उसमें कोई डिफरेंस है पीएचडी और एमएस के लिए अगर आपने अप्लाई करना हो तो? यस, आई कैन से पीएचडी के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपके कुछ रिसर्च पेपर होने चाहिए। आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैंने एज सच पीएचडी को नहीं जांचा है, बट आपके पास उसमें रिसर्च प्रपोजल होने चाहिए एटलीस्ट 2, और मे बी रमशा कैन ऐड बिकॉज आई लिटरली डोंट नो अबाउट पीएचडी 1। पीएचडी में सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो होती है कि आपने सुपरवाइजर को देखना है कि आपको सुपरवाइज कौन करेगा, क्योंकि वहां से आपको एक्सेप्टेंस मिलती है तो आप आगे ऐसे अप्लाई करते हैं फंडिंग के लिए। और मतलब वही हो गया ना, क्योंकि पीएचडी तो बेसिक आपकी जो है वो रिसर्च डिग्री है ना, उसमें तो आपकी डिग्री ही सुपरवाइजर के ऊपर है, तो वो सुपरवाइजर सिलेक्शन पहले से होगी। थोड़ा सा मेरा ख्याल में ये क्राइटेरिया जो जर्मनी का डिफरेंट है, बाकी कंट्रीज में होता है पहले आपके पास एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए, फिर जो सुपरवाइजर है वो आपको सपोर्ट करता है लाइक आपकी एप्लीकेशन को। तो मैंने रमशा से सिर्फ बात की थी सेशन अरेंज करने से पहले कि अगर आपके सर्कल में कोई पीएचडी स्कॉलर भी होगा, तो क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स वो फिर अब दोनों मेरे पास एमएस स्कॉलर्स ही आए, तो मैंने कहा चले थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन होगी ना, जो क्योंकि बहुत से जो हमारे सुनने वाले हैं ना क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आई होप कि इससे काफ़ी उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए।
तोबा आप मुझे बता सकती कोई ऐसी पोर्टफोलियो कोई वेबसाइट है जिस पे पीएचडी का क्राइटेरिया भी मेंशन होगा, मतलब अगर किसी को नहीं पता कि स्कॉलरशिप नेटवर्क से देखना है या फिर कोई यूट्यूब का कोई आपको ट्यूटोरियल देखना है, तो कोई इसकी स्पेसिफिक, जैसे एक तो एचईसी की वेबसाइट पे भी होता है, लेकिन कोई इस तरह की जो डायट की अपनी कोई वेबसाइट हो जिसको इजीली एक्सेस किया जा सके। तो डीएडी की अपनी ही वेबसाइट है, तो आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं और उनके ब्राउचर होते हैं। अगर मास्टर्स का है तो मास्टर, पीएचडी, और हर ईयरली वो जो है अपडेट होते हैं। तो मेक श्योर आप अप टू डेट वाला ब्राउचर निकालें, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स व्हाटएवर जो है आप वो रीड कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, बस आपको वेबसाइट पे जाना है और थोड़ा-सा सर्च करनी है। सही हो गया। रमशा, हमने बात की स्कॉलरशिप में यूनिवर्सिटीज़ आप मेंशन करती हैं, तो डैट की एक डाट, मैं इसको डैट बोल देती हूँ, डाट है ये, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन होती है या फिर जो एचईसी डाट को अनाउंस करी उसकी एक स्पेसिफिक डेडलाइन होती है, उसमें आप सब अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, डिफरेंट डेडलाइन्स होती हैं यूनिवर्सिटी की और डीएडी की। जो यूनिवर्सिटी की डेडलाइन होती है, वो होती है सेल्फ फंडेड के लिए, जिन्होंने सेल्फ फाइनेंस्ड पर आना होता है। और डार्ट की अलग से एक अपनी डेडलाइन होती है, जिसके अंदर-अंदर अगर आपने डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी में पहुँच जाएँ। अगर आपने ऑनलाइन सबमिट करवाना है, तो ऑनलाइन उसी डेडलाइन के अंदर-अंदर आपकी ऑनलाइन सबमिशन भी हो जाए। तो डिफरेंट डेट्स होती हैं। बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, स्टूडेंट्स हो जाते हैं कन्फ्यूज़ 2 डेट्स की वजह से। लेकिन जो यूनिवर्सिटी की होती है, वो होती है सेल्फ फाइनेंस्ड के लिए। और जो स्कॉलरशिप की होती है, जिन्होंने स्कॉलरशिप पर आना होता है, वो उनकी अलग से कैटलॉग में मेंशन होती है। वरना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पर भी मेंशन होती है कि सेल्फ के लिए ये डेट है और स्कॉलरशिप वालों के लिए ये डेट। सही हो गया। तोबा, आपने स्टार्ट में एक चीज़ मेंशन की थी कि इसके लिए आपकी जो डिग्री है अंडर ग्रेजुएट की, क्योंकि मास्टर्स का स्कॉलरशिप है ना, उसमें 5 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, राइट? ऐसा ही था? अच्छा, मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया था, मैंने कहा ये भी पूछ ली जाओ, मे बी किसी और स्टूडेंट के माइंड में भी क्वेश्चन आया हो। कुछ स्कॉलरशिप एचईसी का मतलब ये क्राइटेरिया होता है कि अगर आपने पहले से कोई स्कॉलरशिप अवेल किया होता है, तो आप नेक्स्ट इस तरह का कोई स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकते। मीन्स लाइफ टाइम में आपको एक ही अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लाइक 2 क्वेश्चंस बनते हैं कि ये कि आपने पहले से कोई इस तरह का स्कॉलरशिप जो एचईसी फंड कर रही हो या फिर कोई और एजुकेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आपको फंड कर रही हो। एक तो ये कि वो है, अगर आपने पहले से अवेल किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन ये कि अब आपने एक ये डार्ट का स्कॉलरशिप ले ली है, तो अब इस अगर आप फर्दर पीएचडी के लिए अप्लाई करती हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं? इससे प्रीवियस वाली स्कॉलरशिप का कोई कनेक्शन नहीं बनता कि आपने कितनी स्कॉलरशिप आप ले चुके हो। बस जो भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए, डीएडी की ये रिक्वायरमेंट है। और फॉर एग्जांपल अब मैं मास्टर्स के बाद अपना पीएचडी के लिए अगर अप्लाई करती हूँ तो उसके लिए क्राइटेरिया हल्का सा अलग है। इसके लिए ये है कि मुझे अपने जो होम कंट्री है वापस जाना होगा और कुछ अरसा वहाँ गुज़ारना होगा, तो उसके बाद मैं अप्लाई कर सकती हूँ। मैं फ़ौरन अप्लाई नहीं कर सकती। मीन्स आपके पास ऑप्शन है कि आप अगर पीएचडी के लिए भी इंटरेस्टेड हैं तो आप कर सकती हैं। मेरा बेसिक क्वेश्चन यही था कि अगर आपने यस। एक स्कॉलरशिप अवेल कर लिया तो आप नेक्स्ट नहीं अवेल कर सकते। कुछ नहीं, नहीं, बल्कि जैसे डीएडी के कुछ लिए ये प्लस पॉइंट है कि अगर मैंने एक स्कॉलरशिप ली हुई है, तो मे बी पॉसिबल मेरे ज़्यादा चांसेस है कि मैं एक और ले लूँ, क्योंकि मैं इस लायक हूँ कि उन्होंने पहले दी हुई है, तो आगे भी वो मुझे दे देंगे। ये प्लस पॉइंट है। सही हो गया, क्योंकि समटाइम्स लिमिटेशन होती है ना, स्पेशली जो आपको गवर्नमेंट या जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन फंड कर रही होती है ना, वो फिर आपको एक ही ऑप्शन वो कहती है ना, अब यही नहीं है कि इन्हीं की बारी आती रही हर दफ़ा, बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए। तो रमशा, मैं आपसे ये पूछूंगी, हम लोग जब जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी का हमने हमेशा से सुना हुआ है कि वहाँ पे जो है ना एजुकेशन फ्री है। आपने जो आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वही आपको, जो जो लोग सेल्फ पे भी जाते हैं ना उनके लिए वहाँ पे एजुकेशन फ्री है। अगर उन्होंने सेल्फ पे जाना है तो उनका अपना जो वहाँ पे लिविंग होगा, अकोमोडेशन का जो खर्चा होगा वो उनको अफोर्ड करना पड़ता है। तो पैसों की बात आती है तो मैं आपसे ये पूछूंगी, मतलब मैं मुझे इंटरेस्ट होगा कि स्कॉलरशिप में कितनी अमाउंट होती है, कोई सेविंग्स हो सकती है? जी, सेविंग होता है क्योंकि स्कॉलरशिप आपको फंड ही तब उतनी करती है जिन्होंने पहले अपना स्टैटिस्टिक्स रखा होता है कि एक नॉर्मल जो स्टूडेंट है उसकी
उसका जो यानी उसका लगता इतना है तो उसको इतना सेव हो सकता है। तो अगर मैं एमफिल की बात करूँ तो 861 यूरो मिलते हैं और 1200 मिलते हैं पीएचडी के लिए। तो इट्स क्वाइट गुड अमाउंट, आपकी सेविंग भी हो जाती है और सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट्स को बहुत पर्क्स हैं जर्मनी में। उनको एक स्टूडेंट टिकट मिलती है जिस पर ट्रांसपोर्ट उनका फ्री होता है। तो सेविंग्स भी हो जाती हैं और ट्रैवलिंग भी हो जाती है। तो रमशा, ये जो आपने टिकट की बात की, ये स्कॉलरशिप के अंडर आता है या फिर ये जर्मनी में जो भी स्टूडेंट आएगा उसको ये ऑप्शन मिलती है? ये सबके लिए ऑप्शन होती है। जैसे पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो हम लोगों को एक स्टूडेंट कार्ड मिलता है, जो आपकी आइडेंटिटी होती है कि जैसे मैं हूँ तो मेरा रमशा बासित है। मैं इस सेशन की स्टूडेंट हूँ, मेरा सेशन इस ईयर से इस ईयर तक है। तो इसी तरह आपको यहाँ पर सेमेस्टर टिकट मिलती है जिसपे ये सब लिखा होता है कि आप इसके स्टूडेंट हैं, ये प्रोग्राम है, ये सेमेस्टर है आपका, और उस बेस पर सिटी टू सिटी ये भी डिफर करता है। कुछ-कुछ को इस टिकट पर पूरी स्टेट फ्री होती है, कुछ-कुछ को कुछ एरियाज़ फ्री होते हैं। तो लेकिन ये मिलता सबको है, सेल्फ फाइनेंस्ड को भी और स्कॉलरशिप वालों को भी। सही हो गया, यानी जर्मनी मैं में यहाँ एक पॉइंट रेज़ करूँगी फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग सोचते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन ही अप्लाई कर सकता है, बट अगर आप एज़ अ कपल हो और अगर आपकी कोई फैमिली है, तो अगर वो भी लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनको डीएडी के अलग बेनिफिट्स मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अपने बच्चों के साथ यहाँ आना चाहता है जर्मनी, तो वो बच्चों का भी खर्चा जो है आपको डीएडी की स्कॉलरशिप का। तो अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं, तो और अच्छी बात होती है। ये बहुत अच्छी बात होगी। बहुत मतलब काफ़ी लोग ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, लेकिन फिर रिक्वायरमेंट की बात आ गई कि आपकी एजुकेशन कैरियर में 5 साल से ज़्यादा का गैप नहीं हो। ये 9-10 साल बाद आप किए कि आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर लेते हैं, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा ना। तो थोड़ा-सा तूबा, मैं आपसे पूछूँगी कि हम जब पाकिस्तान से बाहर जितने भी कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप या स्टडी अब्रॉड की बात करते हैं, तो थोड़ा-सा लाइफ़ का भी आता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की वहाँ पे लाइफ़ कैसी है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि लाइक मैं अगर जो कहते हैं ना क्यूरोसिटी में पूछूं, जैसे मुझे कोरिया का पता है यहाँ पे लाइफ कैसी है, तो मैं आपसे पूछूंगी कि जर्मनी में लाइफ कैसी है आपकी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए? ओके, सो अगर मैं स्कॉलरशिप हूँ और मैं अपनी बात करूँ यहाँ की लाइफ, तो यहाँ की सुपर चिल है, बहुत मज़े की लाइफ है और आपको यहाँ पे बहुत पाकिस्तानी स्टूडेंट मिलेंगे। जो सिटी में मैं हूँ वो बड़ा इंटरनेशनल सिटी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको होम सिकनेस ऑफ कोर्स होती है, लेकिन आपके इवेंट्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स, आपके पास यहाँ मॉस्क है, आप अपनी वही रूटीन, वही कल्चर जो है कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, आपके पास ग्रोसरी स्टोर्स हैं जो पे यहाँ पे आपको हर देसी आइटम मिल जाएगा, रेस्टोरेंट्स हैं देसी, तो ऐसा कोई मसला नहीं होता आपको कि आपको लगे कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए, तो बहुत आसानी है अब तो। हाँ, नहीं तो बात दुनिया तो अलग होगी ना। अब आप ऐसे तो ना कि थोड़ा पाकिस्तान से डिफरेंस होगा, दुनिया तो अलग होगी। हाँ, ये है कि आप ये ना समझे कि कोई ऐसी दुनिया जिसमें फिर वो कहते हैं ना कि हमें खाने की कोई चीज़ भी नहीं ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाएँगे। यहाँ पे हर आइटम आपको पाकिस्तानी मिल जाएगा जो आप समझेंगे कि यहाँ नहीं होगा, तो ऐसा ना कोई समझे। ये मतलब मतलब आसानी है। जैसे वो जितने मज़े से आप दोनों बता रही है ना, वो मेरा ख़्याल है अगर मैं तो पीएचडी मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, तो अगर मैं भी उन स्टूडेंट्स के अंदर होती ना, तो मैं कहती यार कितने मज़े हैं, मैं भी जो है ना दोबारा से अप्लाई करती हूँ और मैं भी चली जाती हूँ। अच्छा रमशा, आपने बात की यूनिवर्सिटीज़ की जो होती है ना डेडलाइंस डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो मैं जस्ट आपसे ये पूछूंगी, आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दे कौन से मंथ्स में डेडलाइंस आती हैं, थोड़ा सा मतलब आइडिया हो जाए स्टूडेंट्स को कब अनाउंस होती हैं, कब अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन का जो एक सबमिशन होता है कब उसकी जो है ना सक्सेस आपको आपकी रिजल्ट कब आती है, तो थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर दें। ये जो एप्लीकेशन ओपन होती है, ये होती है तकरीबन जुलाई-अगस्त में। उसके बाद डेडलाइन्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटीज़ की डिफ़र करती है। अब जैसे मेरी यूनिवर्सिटी की थी 15th ऑफ सितंबर और मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने थे। फिर कुछ की अक्टूबर में भी थी और सितंबर टू नवंबर और दिसंबर, बस यही डेडलाइन्स इनकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये डिफ़र करती है। उसके बाद जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, आपको ईमेल आती है तकरीबन दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्ट में।
फिर आपका इंटरव्यू होता है, जो कि यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है। उसके बाद फिर आपने डीएडी के पोर्टल पर अप्लाई करना होता है। ये एक अलग प्रोसीजर है शॉर्टलिस्ट और इंटरव्यू होने के बाद। उसके बाद फिर आपको फाइनल जो सिलेक्शन की ईमेल आती है, वो भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करती है। हम्म, और जो कोर्स स्टार्ट होता है, वो होता है अक्टूबर में मास्टर्स का। यानी अच्छा, आपकी फंडिंग एक मास्टर्स साल एक साल पहले आपने अप्लाई किया तो आपको पूरा साल इंतजार करना पड़ेगा। तो ये बड़ी वो ना पेशेंस वाला काम है। अगर आपने जर्मनी के मजे लेने हैं तो फिर थोड़ा सा आपके ना वो टाइम को जो है ना वो वेट करना भी आना चाहिए। अच्छा तुबा, रमशा ने बात कर दी, हम डिसीजन तक तो पहुंच गए हैं। आपका अक्टूबर में डिसीजन आता है। अब मुझे थोड़ा सा वीज़ा प्रोसेस के बारे में बता दें। स्टूडेंट्स पूछते हैं पता नहीं वीज़ा का क्या रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा वीज़ा के बारे में बता दें। अच्छा, जब आप स्कॉलर हो, डीएडी स्कॉलर, तो आपके लिए वीजा प्रोसेस जो है बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर मिल जाता है, आपको डीएडी वाले लेटर मिलते हैं, और वो खुद आपकी एम्बेसी से बात करते हैं कि अच्छा ये हमारा स्टूडेंट है। तो बहुत आसान हो जाता है, बस आपने अपना पासपोर्ट शो करना होता है, और विद इन डिपेंड करता है वीक भी लोगों को वीजा मिल जाता है। तो वीजा का कोई इसमें काम नहीं है, बस आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं और वीजा रिसीव करना है। और इसमें 99% चांसेस होते हैं कि आपको वीजा मिल जाएगा, कि आप डीएडी स्कॉलर हैं, तो डोंट वरी अबाउट। हाँ, तो मेरा ख्याल है 1% वो बहुत ही रेयर केस होगा, कोई स्पेशल जिस केस को जिसे स्पेशल केस कहा जा सकता है। अच्छा रमशा, आपने डेडलाइंस भी बता दी, हम लोग बात कर रहे हैं इसमें बड़े वो आपको ना इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि हमने माशाल्लाह ये बिल्कुल हमारे जो 2021 का स्टार्ट है, तो हमने अभी से जो है ना स्टूडेंट्स को अवेयरनेस दे दी है। तो आप जो हम कह लेंगे जो उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे हम एस्पिरेंट्स कहते हैं, तो उनको क्या गाइडलाइन देंगे कि वो क्या चीज़ें प्रिपेयर करके रखें कि जब जैसे ये स्कॉलरशिप अनाउंस हो तो उनके पास सारी चीज़ें रेडी हों और वो अप्लाई कर दें। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट्स आप देख लें कि आप वर्क एक्सपीरियंस आपका मैच करता है। आइल्स नहीं है देन गो फॉर इट, अच्छा आइल्स करें। उसके बाद जो पिछले साल का कैटलॉग है आप देखें कि यूनिवर्सिटीज़ कौन-कौन सी हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट्स देखें और सबसे ज़्यादा टाइम आप लगाएँ 2 चीज़ों पर, एक लेटर ऑफ मोटिवेशन पर और एक अगर रिसर्च प्रपोज़ल है तो उस पर। क्योंकि यही 2 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा वे रखती हैं आपकी सिलेक्शन में। बाकी जीपीए भी मैटर करता है और सब चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन जो लेटर ऑफ मोटिवेशन और रिसर्च प्रपोज़ल है, इसी बेस पर पता लगता है कि आप कितने सीरियस हैं और आप क्या करना चाहते हैं यहाँ पर आके। तो सही है। ज़्यादा टाइम गुज़ारें, सोचें और लिखें। हम्म, और मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा कि अपने आप को मोटिवेट रखें कि आपने इसके लिए अप्लाई करना है। जब आप में मोटिवेशन होती है ना तो फिर आप इसको वो क्या क्या कहते हैं सीरियस लेते हैं। सम टाइम तो स्टूडेंट्स कह रहे होते चांस मार के देख लेते हैं यार, अप्लाई करते हैं, क्या पता लॉटरी निकल ही आए। तो लॉटरी ऐसे नहीं निकलती, उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है। एक और अच्छा। चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ कि बाकी स्कॉलरशिप्स की निस्बत ना इसका थोड़ा एप्लीकेशन प्रोसेस डिफरेंट भी है, लेंथी भी है और डिफिकल्ट भी है थोड़ा, जिसकी वजह सही। से लोग अप्लाई करते-करते दरमियान में छोड़ जाते हैं। हम्म, तो आई थिंक और जो एचईसी के जो स्कॉलरशिप्स होते हैं उसमें है कि आपको पहले पोर्टल पे सारा कुछ वो फाइल करना होता है। अच्छा मेरे ख्याल में इसमें ये भी एक प्लस पॉइंट है, एचईसी के कई स्कॉलरशिप्स हैं जैसे लाइक कॉमनवेल्थ, उनमें आपको टेस्ट भी देना पड़ता है। तो इसमें आई थिंक टेस्ट वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है, राइट? नहीं है और इसमें एचईसी के पोर्टल पर भी अप्लाई नहीं करना पड़ता, क्योंकि नहीं ये करना। जर्मन नहीं, हम्म, वो आई गेस वो पीएचडी के लिए होता है, लेकिन एमफिल के लिए नहीं होता वो। एमफिल एमएस के लिए ना था, मतलब हुँ। इसमें जस्ट आप तो आपकी जो फॉर्म फिलिंग्स होती हैं वो कौन सी बॉडी को आप फॉर्म्स फिल कहाँ कर रहे हैं? डाट के अपनी वेबसाइट पे करते हैं? वो तो सिलेक्शन के बाद, वो शॉर्टलिस्ट होने के बाद करते हैं। आप पहले जब हाँ, डीएडी का भी एक फॉर्म होता है, वो उनके लिए होता है। अब जैसे मैंने पहले यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की, उसका क्राइटेरिया भी देख लिया, मैंने डॉक्यूमेंट्स भी सारे रेडी कर लिए। अब एक मेरा होगा एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी का और एक मेरा होगा डीएडी फंडिंग का, कि मैं सेल्फ पर नहीं आ रही, मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रही हूँ। तो तो ये ये होता है। फॉर्म्स आपने कहाँ सबमिट करने हैं? ये यूनिवर्सिटी में होता है ना पहले सबमिट। सबमिट यानी आपने जर्मनी इसको पोस्ट करना है या आपने इसको ऑनलाइन सबमिट करना है? ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है।
नहीं, मैं एक्चुअली ये पूछ रही हूँ ना कि समटाइम्स यूँ होता है वीज़ा प्रोसेस के लिए आपके फाइनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अपनी डिग्रीज वेरीफाई करवानी है HEC से, फॉरेन अफेयर से, तो ये प्रोसेस होता है जब आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है। तो अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हो, मतलब जैसे आपने भी बताया कि थोड़ा सा क्राइटेरिया टफ होता है, लाइक स्टूडेंट समझें कि आपको 3 यूनिवर्सिटीज़ में 3 अलग-अलग आपको जो है ना पोस्ट करना पड़ेगा। तब जर्मनी में फ्री में हवा में तो नहीं जाएँगे, फिर पैसे भी लगते हैं, तो शायद इसलिए पीछे हट जाते होंगे कि 3 पोस्टें आप कर रहे हैं। तो ऐसा ही है सेम। ऐसा ही है। लेकिन हर पोस्ट नहीं होती है। बॉन यूनिवर्सिटी में पोस्ट पोस्ट थी, गोटिंगन में नहीं है, वो हाँ। ऑनलाइन है। जो सही। मेरी अपनी यूनिवर्सिटी है तो मैंने इलेक्ट्रॉनिकली सेंड किए हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आपको देखना पड़ेगा यूनिवर्सिटी क्या चाह रही है, पोस्ट चाह रही है या इलेक्ट्रॉनिकली चाह रही है। हुँ। तो तुबा अगर एक दफ़ा आप इलेक्ट्रॉनिक सबमिट कर दोगे तो वीज़ा के लिए वो दोबारा हार्ड कॉपीज़ नहीं माँगती आपसे? नहीं, वीज़ा टाइम पे जब आप जाते हो तो वो आपसे हार्ड फॉर्म में भी डॉक्यूमेंट्स माँगेंगे। ये नहीं, तो वो तो एम्बेसी का क्राइटेरिया ना, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। यूनिवर्सिटी में आपको नहीं, पोस्ट नहीं करने पड़ेंगे? नहीं। ठीक है, मतलब एक ही है, या तो आप स्टार्ट में वो बता देंगे जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है तभी उसमें मेंशन होगा कि आपने हार्ड फॉर्म में भेजना है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। सही हो गया। यस। तो और एक और मैं कहना चाहूँगी ऑडियंस से जो भी अप्लाई कर रहे हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी से भी इन कॉन्टैक्ट में रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई क्वेरी है, आपको लगता है कि मैं अप्लाई नहीं करता, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें कि आपका मसला क्या है। यूनिवर्सिटी आपको परफेक्ट सॉल्यूशन बताएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग समझते हैं कि उनके पास आइल्स नहीं है, तो वो अप्लाई ही ना करें। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं डीएडी स्कॉलर, जिन्होंने आइल्स नहीं दिया और उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी से बात की कि मैं अभी आइल्स नहीं दे सकती या दे सकता, मैं बाद में कर लूँ या नहीं करूँ, मैंने वर्क यहाँ किया हुआ है, तो आप यूनिवर्सिटी से ज़रूर कॉन्टैक्ट में रहें। ये आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आपके पास में भी कई लोगों को पता ही नहीं है कि इसके लिए आइल्स रिक्वायरमेंट है, आप अप्लाई कर देते हो, लेकिन आपको आपको ये कि जैसे आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी तब आप आइल्स के लिए भी अपेयर हो जाए। तो आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अच्छा, आई थिंक ओवरऑल हमारे पास जितना हम इसको डिस्कस कर सकते थे वो मैंने कर लिए। हम लोग अब थोड़ा सा कमेंट्स की तरफ जाते हैं। जो क्वेश्चंस बेसिक स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, बेसिक नहीं, थोड़ा सा मैं कहूँगी कि थोड़ा सा जो हमने चीज़ डिस्कस नहीं की है, अगर कोई इस तरह का कमेंट है तो हम इसको ऐड करती है। कमेंट्स की तरफ जाने से पहले मैं आप दोनों से सिर्फ, क्योंकि पता नहीं हमारे पास कमेंट्स पढ़ते पढ़ते टाइम रहता है कि नहीं होता रहता, मैं लास्ट वो जो एक लास्ट मैसेज होता है ना, लाइक आप एज अ डॉट दैट या DAAD स्कॉलरशिप के एज अ एम्बेसडर क्या मैसेज देंगे कि आप जैसे कहते हैं ना, आप एज अ एम्बेसडर आपने अट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स को, तो आप क्या कहेंगे कि आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए? इसमें क्या आपको शुरू में तो आपने दोनों ने जितने मज़े से बताया ना, मैंने कहा मेरे पास ऑप्शन नहीं है वरना मैं भी अप्लाई कर दूँ। लेकिन एज अ एम्बेसडर मैं आपसे पूछूँगी, आप कैसे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं स्कॉलरशिप की तरफ? रमशा आप बता दें पहले। सबसे पहले तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने अपने लिए कुछ करना है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल करनी ही पड़ती है। हुँ, और हुँ। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका प्लान होता है कि वो आगे सेटल हो जाएँ जर्मनी में या किसी भी ऐसी कंट्री में जहाँ पर वो पढ़ने जा रहे हैं, वो आगे वहीं पर सेटल हो जाए, तो डीएडी बहुत अच्छी ऑप्शन है। क्योंकि हुँ, आप 2 साल एक जगह पर रहते हैं, आपको उनका कल्चर समझ आने लग जाता है, उनकी लैंग्वेज समझ आने लग जाती है। और एक्सपोज़र होना स्टार्ट हो जाता है, तो डीएडी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपने सेटल होना है या और वैसे भी अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ तो जर्मनी वैसे ही बहुत वेल रिनाउंड है उसकी एजुकेशन सिस्टम में, थ्रू आउट द वर्ल्ड डिग्रीज़ इसकी मानी जाती हैं। और जो लोग यहाँ पर पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं, उन्हें बहुत अच्छे से अंदाज़ा है इसकी एजुकेशन का जब वो कंपेयर करते हैं बाकी कंट्रीज़ की एजुकेशन के साथ। तो गो फॉर इट, बाकी अल्लाह बेहतर करे सबके हुँ। लिए। सही हो गया, मतलब ठीक है। अब ये आप थोड़े-से उसके वो कहते हैं ना पॉज़िटिव चीज़ें बता सकती हैं कि मेरे मेरे मुझे जो एक चीज़ पॉज़िटिव ये लगती है ना, आप किसी भी स्कॉलरशिप में किसी भी कंट्री में जाती हो, मैं कहती हूँ आपका जो है ना एक्सपोज़र होता है दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ। थोड़ा-सा ये है, आपका माइंड खुलता है। हम लोग अगर अपने आप को कंसिडर करें ना, अगर हम पाकिस्तान में होते हैं, जब हम फ़ॉरेन कंट्रीज़ में आते हैं, मैं कहती हूँ हमारे में पेशेंस बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है।
जितनी हमारे में जिद ना घुमांड होता है ना, वो फॉरेन कंट्रीज में आके ना खत्म हो जाता है, जब आपको सब कुछ खुद से करना पड़ता है। और स्पेशली आप यहाँ के लोगों को देखते हैं कितने डाउन टू अर्थ होते हैं, तो फिर आपको जो है ना रियलिटी नजर आती है कि ये असल इंसान है। हम लोगों को तो पता ही नहीं है हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा तुबा, आप क्या कहेंगे यहाँ पे? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग अपना हायर एजुकेशन बाहर से करना चाहते हैं और उनको लगता है कि वो सेल्फ फाइनेंस नहीं कर सकते, तो आपको इस स्कॉलरशिप के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसके फायदे ये हैं कि आप यहाँ पे बहुत सारी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, इंटरनेशनल फ्रेंड्स बना सकते हैं, एक लैंग्वेज सीख सकते हैं, और बाकी ये आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है। आपका माइंड सेट जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा और आपको रियल लाइफ समझ में आती है कि रियल लाइफ है क्या। बिल्कुल, मतलब सही आपको पता चलता है, घर से बाहर निकलते हो ना तो असल दुनिया आप देखते हो। और और फिर सबसे आपको रिलेशंस जो हैं आपकी उनको कदर होती है कि लाइक रियल रिलेशंस क्या हैं, किस तरह की बॉन्डिंग है, और हर डिफरेंट कल्चर्स का आपका एक्सपोजर होता है। प्लस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इवेंट्स अरेंज होते हैं स्टूडेंट के लिए, जिससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। बट कोरोना टाइम की वजह से वो नहीं हो सका। बट लास्ट ईयर जब मैं थी, तो हमें बहुत ज़्यादा इवेंट्स की अपॉर्चुनिटी मिली, हमें फील्ड ट्रिप्स, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। सही हो गया। रमशा, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी यहाँ पे? हाँ, मैं करना चाहती हूँ कि बाहर का जो एक्सपोज़र है ना, मैं सिर्फ़ जर्मनी की बात नहीं करूँगी, किसी भी कंट्री का जब आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं, तो आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं। आप में डिसीज़न मेकिंग बहुत ज़्यादा आती है, मैनेजमेंट स्किल्स, ऑर्गनाइज़ेशनल स्किल्स, तो यू कैन कंपेयर डिफरेंस आपके पहले वाले में और बाद वाले में डिफरेंस आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आप इंटरनेशनल लोगों के साथ आपका उठना-बैठना शुरू होता है, तो आपकी थिंकिंग बहुत बदलती है। बिल्कुल, आई थिंक आप मैच्योर हो जाते हो। घर वाले आपको छोटा कंसिडर करते हैं, लेकिन एक्चुअल मैच्योरिटी आपको ना यहाँ पे इंडिपेंडेंट रह के आ जाती है। अच्छा, हम थोड़ा-सा कमेंट्स की तरफ जाते हैं, हमारे पास अभी टाइम है। अच्छा, हमारे पास ये फ़ातिमा ज़हरा है, ये कमेंट कर रही हैं, वर्क एक्सपीरियंस किस चीज़ में? आई थिंक आपने मेंशन किया है तुबा, कि वर्क एक्सपीरियंस आपकी फ़ील्ड से जो रेलेवेंट हो, चाहे वो टीचिंग में हो, किसी एनजीओ में हो या किसी कंपनी में हो। तो ऐसा ही है ना? यस, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस जो आपके बैकग्राउंड, प्रीवियस बैकग्राउंड और फ्यूचर जो भी आपका कोर्स होगा उससे रेलिवेंट हो। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो प्राइवेट हो, कोई नोन ऑर्गेनाइजेशन हो या अननोन हो, इट्स नॉट अ बिग डील, बस हुँ, वो रेलिवेंट हो। हुँ। अच्छा, ये मोहम्मद आसिफ पूछ रही हैं पीएचडी बॉटनी। आई थिंक ये आप दोनों मेरे ख़्याल में सोशल नेचुरल साइंसेज़ में हैं, तो इसमें कोई वो स्पेसिफ़िकेशन नहीं है कि सिर्फ़ इन्हीं सब्जेक्ट्स में। आई थिंक सारे सब्जेक्ट्स में ही पीएचडी और मास्टर्स होगा। राइट? रमशा, क्या कहती हैं आप? जी, मेरी फ़ील्ड भी बॉटनी रिलेटेड ही है, तो होता है। हाँ, तो आप कर सब सकती हैं फ़ील्ड्स में होता स्पेसिफ़िक। हाँ। अच्छा, हमारे पास मोहसिन रशीद खान कह रहे हैं सीजीपीए डज़न्ट मैटर। आई डोंट थिंक, हमने ये नहीं कहा कि मैटर नहीं करता, हमने जस्ट ये डिस्कस की है कि सिर्फ ये नहीं है कि जो 3+ या 4 वाले सिर्फ वही अप्लाई कर सकते। ऑब्वियसली सीजीपीए मैटर तो करेगा, आपका वो डिग्री कंप्लीशन का क्राइटेरिया ये है। जी आई तो वांना ऐड हियर, मेरी जो सीजीपीए है वो एवरेज है, इट्स नॉट लाइक 3 और 3+। तो मैटर करता है डेफिनेटली, बट आपकी ओवरऑल प्रोफाइल किस तरह की है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं जिससे आप दूसरे को कम्पीट कर सकते हो। तो सिर्फ एक चीज़ पे यहाँ पे जज नहीं होता, आपकी पूरी ओवरऑल प्रोफाइल देखी जाएगी। सही है। मतलब आपने ढके-छुपे अल्फाज में बता दिया कि आप भी कोई वो इतनी वो जो पाकिस्तान में समझे जाते हैं ना ब्राइट और ब्राइटेस्ट स्कॉलर, वो नहीं है। तो जो नौ सिर्फ़ बात ये है, मेरा ख़्याल है कि हम लोग जो इन चीज़ और समटाइम्स ये होता है, जो स्टूडेंट्स जिनका सीजीपीए बहुत हाई होता है ना, उनमें थोड़ी-सी ईगो भी होती है, यार मैं तो कहीं भी अप्लाई करूँगा, मुझे तो मिल जाएगा। लेकिन बेचारे जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं या जो नहीं होते, वो ना थोड़ा-सा अपने आप को फ़ील कर रहे होते हैं कि नहीं, शायद हमने तो सेलेक्ट नहीं होना, ये पोज़ीशन होल्डर्स ही सेलेक्ट होंगे। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जितनी भी अच्छी पोस्ट पे और जितनी अच्छे स्कॉलरशिप पे देखे हैं, एवरेज स्टूडेंट्स को ही देखे हैं। वो जो गोल्ड मेडलिस्ट और वो है ना, पाकिस्तान में ही स्कूल्स के अंदर टीचिंग ही कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत सपोर्ट करती हैं आपके मोटिवेशनल लेटर में और आपकी पर्सनैलिटी को बनाने में। हुँ, तो हुँ। अगर आपको पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप
उस नर्ड बच्चे से ज़्यादा अच्छे हो, गोल्ड मेडलिस्ट से ज़्यादा अच्छे हो। और मेरा ख्याल है तुबा, अगर आपके पास एक्टिविटीज या वर्क एक्सपीरियंस है उसमें आपका कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है। जो स्टूडेंट्स हैं 4 सीजीपीए ले रहे हैं, मोस्टली जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं किताबी कीड़े या कॉन्फिडेंस उनमें नहीं होता। तो अगर आपने एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो आपने इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारनी है, तो आपके पास एटलीस्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और आई थिंक कॉन्फिडेंस ऐसे ही चेक किया जा सकेगा, आपने सोशल एक्टिविटीज में कोई पार्टिसिपेशन की, कोई वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, इज दैट एक्सपीरियंस प्री ग्रेजुएशन? तो प्री ग्रेजुएशन आई थिंक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आपके पास आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन से पहले तो आपको पता ही नहीं आपका सब्जेक्ट क्या है, तो आई थिंक वो इसमें नहीं काउंट होगा, राइट? डीएडी की रिक्वायरमेंट है कि वर्क एक्सपीरियंस वो जब से काउंट करेंगे जब से आपको डिग्री जो है आपको हैंडओवर हो जाएगी, यानी कि आप अपनी डिग्री जब कंप्लीट करेंगे उसके बाद जो आप वर्क करते हो वो काउंट होगा। डिग्री के दौरान उससे पहले जो किया होगा वो रेलिवेंट नहीं होगा। अच्छा, एक हमारे भाई हैं, कह रहे हैं वो कश्मीर से, उन्हें नहीं पता। तो भाई, आप ये सेशन को जब इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो आप इसको थॉरली सुनेगा तो आपको पता चल जाएगा इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, आई एम इन लास्ट सेमेस्टर, तो लास्ट सेमेस्टर में नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि हमने बात की है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो डिग्री कंप्लीट होगी तभी आपके पास वर्क। आप में से दोनों में से कोई ऐड करना चाहे? मुझे तो यही चीज़ समझ आई है कि आपकी हाँ, डिग्री कंप्लीट होगी तभी मैं आप। करना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ। ये ज़रूरी नहीं होता, जहाँ तक मुझे पता है, कि डिग्री कंप्लीट हो तभी आपको, आपके पास बस होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस रेलिवेंट, चाहे आपकी डिग्री के साथ हो या चाहे आपकी डिग्री के बाद हो, हाँ, लेकिन हो रेलिवेंट और हो 2 साल का। तो सही है। अगर ये लास्ट सेमेस्टर में भी है और साथ में पार्ट टाइम कोई जॉब भी कर रही है, एक्सपीरियंस इनका वो हो रहा है, तो कर बात होती है। सकते हैं तो अप्लाई। इनको, हुँ। हाँ, इनको खुद ही पता होगा ना, तो एक्सपीरियंस हमने बता दिया कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, ये भाई इन्होंने पहले भी कमेंट किया है, कह रहे हैं मेरे पास आई हैव डन एमफिल बॉटनी, और सीजी पे बता रहे हैं पब्लिकेशन। तो आई थिंक हमने मेंशन किया है, आप जाए डार्क की वेबसाइट पे, वहाँ पे क्राइटेरिया देखें पीएचडी, क्योंकि ये पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपकी इतनी अच्छी प्रोफाइल है तो आप अप्लाई करें। अच्छा, एक्सपीरियंस शुड बी प्रोफेशनल और वर्क एक्सपीरियंस प्रोफेशनल नहीं, टीचिंग प्रोफेशनल में नहीं आती है टीचिंग। आई थिंक आप टीचिंग कर सकते हो, जैसे अब मैं अगर मेरे माइंड में ये आ रहा था इंडस्ट्री और टीचिंग को कहा जा रहा है, इंडस्ट्री प्रोफेशनल में आ जाती, शायद टीचिंग में नहीं आती। तो क्या कहेंगे तुबा आप इस पे? वेल मैं ये कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप वर्क एक्सपीरियंस की वजह से अपने प्रोग्राम को नहीं अप्लाई कर सकते, सो यू कैन राइट टू यूनिवर्सिटी। आप यूनिवर्सिटी को लिखो कि मेरे पास ये वर्क एक्सपीरियंस है, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो वो आपको गाइड कर देंगे। प्लस मेरा खुद का वर्क एक्सपीरियंस टीचिंग में रह चुका है, तो आपने मैं आई थिंक बताया दोनों आपने एक्सपीरियंस इसमें इंक्लूड किया है ना, अपना टीचिंग का दोनों की है। तो अपनी एनजीओ का, दोनों का एक्सपीरियंस इंक्लूड किया, हम्म। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एमफिल इन पाकिस्तान स्टडीज फ्रॉम पाकिस्तान स्टडी, सोशल साइंसेस का भी है, अप्लाई कर सकती है ना? ये भी सोशल साइंसेस में भी है, सिर्फ साइंसेस के लिए नहीं है, तो आप कर सकते हैं अप्लाई। बहुत सारी फील्ड्स हैं डीएडी में, सिर्फ नेचुरल साइंसेस के लिए नहीं है, आपको हर फील्ड की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि डीएडी की वेबसाइट पे जाएं, उनका ब्राउज़र खोलें और फील्ड सर्च करें, रिक्वायरमेंट्स देखें। अच्छा, ये इनके पास 5 इयर्स एक्सपीरियंस आ गया, तो आई थिंक 5 इयर्स का तो ये कर सकते हैं ना, अगर इनका गैप 5 से ज़्यादा का नहीं होगा, बिल्कुल। क्योंकि इन्होंने मेंशन किया हुआ है ना एमफिल भी कर रहे हो, और आई थिंक पीएचडी में थोड़ा सा वही बात है कि आप दोनों एमएस स्कॉलर, अगर आप में से कोई किसी ने कह भी दिया ना तो बाद में कमेंट्स में आ जाएगा कि ये तो गलत कह रही थी, तो हम ये कहेंगे कि आप जाके वेबसाइट पे थोड़ा सा इसका ना क्राइटेरिया देख लें। अच्छा, उसके बाद है वही बात होगी एनजीओज। अच्छा, ये बात कर रहे हैं कि सारी एनजीओज का या रिकॉग्नाइज, तो वो यही है कि आप थोड़ा सा नाम तो हो ना, ये तो नहीं आपने खुद से ही लिख के एम ही कोई एनजीओ बना दी है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो आई थिंक वही बात है, क्योंकि समटाइम्स हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं कुछ प्राइवेट स्कूल्स ऐसी होती हैं जो मोहल्ले वालों ने मिलके खोला होता है, तो अब वो उनसे सर्टिफिकेट बनवा के ले आए तो वो एक्सेप्ट तो नहीं होगा, थोड़ा सा तो उसका नाम हो ना, कि आप किसी को जाके नाम बताएं तो एटलीस्ट। और आपकी जो प्रोजेक्ट पे भी नेशनल लेवल पे, डिपेंड
करता है कि हाँ। आपकी एनजीओ ने किस तरह के प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, कोई और डिफरेंट एनजीओज हैं ऐसी नामवर, तो उनके साथ किया हुआ है, तो ये डिपेंड करता है। नहीं, मुझे जहाँ तक यही तुबा मैं इसमें ऐड करूँगी कि वो यही है ना कि एटलीस्ट अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे किसी चीज़ को मेंशन कर रहे हो, तो अगर वो गूगल पे भी सर्च करें या किसी से पूछे तो उनको पता तो चले कि ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। अब कोई बंदा हो कि किसी ने क्या पढ़ना है, हम लोग किसी का भी नाम लेके अपने मोहल्ले की एनजीओ का नाम लिखते हैं, तो फिर आई थिंक नहीं, थोड़ा-सा तो इसका होगा। लेकिन कोई स्पेसिफाई नहीं है कि आपने जो कोई गवर्नमेंट के अंडर एनजीओ है या कोई प्राइवेट सेक्टर जिसका बड़ा नाम है, वो ही होना चाहिए। अच्छा, पीएचडी ये भाई पूछ रहे हैं मोहम्मद इरफान, क्राइटेरिया फॉर पीएचडी वही हमने जर्नल डिस्कस कर लिया, बाकी जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया वो आप वेबसाइट पे जाके देख लें। फिर ये पूछ रहे हैं आइल्स, तो आइल्स एमएस के लिए भी कंपलसरी है, सिर्फ पीएचडी की नहीं रिक्वायरमेंट। अच्छा, उसके बाद डेडलाइंस की हमने बात कर ली है, डेडलाइंस भी कवर हो गई हैं। उसके बाद आइल्स, फिर आइल्स की बात हो रही है। व्हाट अबाउट जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट? आई थिंक हम डिस्कस कर चुके हैं। रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट ये है कि वो आपको ऑप्शन देते हैं कोर्स करने की, नहीं, मतलब वो कोर्स तो कंपलसरी है। सिलेक्शन के बाद कोर्स कंपलसरी है, लेकिन अगर जैसे आपको पहले से आती हो स्कॉलरशिप पे ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको हाँ पहले हाँ। से लैंग्वेज आती हो, लेकिन आपको सिलेक्शन के बाद कोर्स करना कंपलसरी होता है। तो वो रमशा, अगर फंड भी आपको डीएडी पहले करता है। पहले ही अगर आपको लैंग्वेज आती है तो फिर भी आपको करनी पड़ेगी, लाइक कुछ लोग ऐसे बी इंटरेस्ट से कर लेते हैं। अगर आपका लेवल B2 से नीचे है ना, तो हम्म फिर आपको करनी पड़ती है। हम्म आपको मंथ्स 2 मंथ्स लगाने पड़ते हैं, और अगर B2 तक है आपकी लैंग्वेज तो फिर कंपल्सरी नहीं होती। हाँ हाँ, सही लेकिन है। बहुत सारे बच्चों की B2 नहीं होती, क्योंकि वो स्कॉलरशिप अप्लाई करने के बाद, क्योंकि लैंग्वेज तो होती है कि आपने कंट्री में आ जाना है, उसके बाद आपने सीखनी है। हम्म। तो रमशा, मुझे यहाँ पे ये याद आया, मैं आपसे पूछ लूँ, जो लैंग्वेज होती है ये आपके कोर्स वर्क के साथ चलती है या पहले सिर्फ आपको लैंग्वेज करनी होती है, कोर्स वर्क आप बाद में लेते हैं? जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो 2 मंथ्स आप सिर्फ लैंग्वेज सीखते हैं। हम्म एक्सटेंसिव लैंग्वेज कोर्स होता है वो, इंटेंसिव लैंग्वेज कोर्स होता है, सॉरी। हम्म और वो भी डीएडी फंड करता है आपको। हम्म। तो और उसमें उस क्राइटेरिया है कि आपने पास भी करना होता है? कभी ऐसे सुनने में आया कि स्टूडेंट्स फेल हो जाए और उनको बार बार रिपीट करना पड़े? करना पड़ता है आपको, हम्म यानी 2 मंथ्स हैं तो आपको पास करना पड़ता है वो। हम्म। अ, अगर नहीं पास A1 करेंगे तो आप कोर्स वर्क नहीं ले सकते, आपको नहीं, दोबारा नहीं, से। नहीं, 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 आप ले सकते हैं, लेकिन आपको वो लेवल दोबारा करना पड़ेगा। जैसे स्टार्ट होता है A1.1 से, फिर हम्म A1.2। अब जैसे A1.1 किसी ने पास कर लिया और A1.2 नहीं किया, तो वो हम्म आगे A2 पर नहीं जाएगा, वो A1.2 रिपीट करेगा पहले। उसको पास हम्म। पास करेगा, क्योंकि जैसे-जैसे आप करते हैं, आपको सर्टिफिकेट साथ-साथ मिलता जाता है कि आपका सही। ये लेवल हो गया है। सेम यही वाले भाई जिन्होंने पहले क्वेश्चन किया वो पूछ रही है विच लेवल रिक्वायर्ड टू मेक फ्लुएंट। कोई इसमें कमेंट करना चाहेगा? हाँ, जो ए लेवल होता है वो तो बहुत बेसिक होता है कि आपको थोड़े-थोड़े वर्ड्स आपको समझ आते हैं, थोड़ी फ्रेजेस समझ आती हैं। बी हम्म लेवल जो होता है वो थोड़ा ए से ऊपर होता है, और जो सी लेवल होता है वो आप नेटिव स्पीकर आप कह सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी आ जाती है फिर। सही हो गया। अच्छा, ये भाई कह रही है दिल से कि मैंने सेशन मिस कर दिया, तो भाई आप जब रिकॉर्डेड में आएगा तो आप सेशन सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके जो आंसर है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मास्टर्स के लिए रिसर्च पेपर की क्राइटेरिया नहीं है, राइट? हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अगर है तो वो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। सही हो गया। वाई पीपल शुड चूज डैडी, हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन की है। अब हम मतलब आप स्कॉलरशिप को कंपैरिजन तो नहीं कर सकते कि एरास्मस का अच्छा है या ये अच्छा है, ये तो डिपेंड। और मैं ये कहती हूँ ये फिर वो बंदा करेगा जिसको दोनों ही ऑप्शंस मिल जाएं, तो दोनों ऑप्शन जिनको मिलते हैं फिर उनको खुद ही देखना चाहिए कि वो किस चीज़ को वो प्रेफर करते हैं। अच्छा, अच्छा, मैं इसमें मैं इस क्वेश्चन में एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि हम्म, इरास्मस ऑल्दो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, लेकिन हम्म, उसमें अगर एक नेगेटिव पॉइंट देखें ना, तो उसमें मोबिलिटी आ जाती है। हम्म, यानी आपने एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी पर चले जाना है, तो आप एक कंट्री के कल्चर को, एक कंट्री की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते, एज़ कंपेयर टू उन स्टूडेंट्स के जो 2 साल वहाँ रहे हैं। हम्म, तो बाकी स्कॉलरशिप तो स्कॉलरशिप है।
आप ट्राई करें जिसमें आपको मिलता है। अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आपको ज़्यादा दुनिया घूमनी है तो आपको एरास्मस मिल जाएगा, और अगर आपको सिर्फ आपका जर्मनी का ड्रीम पूरा होना तो फिर आपको ये वाला DAAD मिल जाएगा। अच्छा ये भी तो डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम, क्या पता एरास्मस में ऐसे प्रोग्राम हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं हो, तो वो आप किस तरह करोगे अगर डीएडी में आपको वो प्रोग्राम मिल जाए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। सही हो गया। अच्छा, ये डिसिप्लिन्स की बात करें, व्हाट आर पॉसिबल फील्ड, तो ये हमने कर लिया कि इसमें ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स कवर होती हैं, ये आप उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आई पब्लिश 12 पेपर्स इन माई PhD। नो, पोस्ट डॉक नहीं है, हमने शुरू में ही मेंशन कर दिया था कि ये मास्टर्स और PhD के लिए स्कॉलरशिप्स हैं। काइंडली अरेंज अ मीटिंग, ओके। For PhD, check research grant scholarship for पाकिस्तान। ओके, ये शायद किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा तो ये उसको आंसर कर रहे हैं। आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं रह गया। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है डार्ट में HEC के थ्रू अप्लाई किया जाता नहीं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इसमें आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी, मतलब आपके पास फॉर्म्स डार्ट के हैं लेकिन आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पोस्ट करने हैं। HEC पे सिर्फ HEC शायद इसमें मैं कहूँगी एक वो कनेक्टिंग बॉडी है जो आपको कनेक्ट कर रही है। बाकी जो, क्योंकि मैंने पहले बात की ना, पोर्टल पे आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जैसे कॉमनवेल्थ है या दूसरे स्कॉलरशिप का, उसमें टेस्ट भी होता है। तो इसमें टेस्ट नहीं है तो फिर इसमें आपको HEC के थ्रू कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं करानी पड़ती, राइट? मैं ऐड करना चाहती हूँ इसमें, मास्टर्स की अगर ये बात करें तो वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू है, लेकिन जो PhD है वो HEC के थ्रू ही होती है। हाँ हाँ, सही हो गया, सही हो गया, बहुत अच्छा आपने ये मेंशन कर दिया। फिर हम यही कहेंगे कि हम लोग शुरू से ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो गेस्ट है वो मास्टर्स के हैं, तो हम PhD पे सिर्फ वो थोड़ा बहुत कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑथेंटिक कन्फर्मेशन ऐसे नहीं कह सकते कि ये 100% है, क्योंकि समटाइम्स स्टूडेंट्स जो है ना नीचे कमेंट करते हैं कि आपके गेस्ट को तो ये नहीं पता, तो हमने पहले मेंशन कर दिया मास्टर्स के बारे में हम आपको सारा कुछ बताएंगे। PhD के लिए आपको वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आई थिंक इतने ज़्यादा कमेंट्स हैं, मुझे समझ नहीं आ रही ये जो बड़े वाले कमेंट्स हैं ना वो आप दोनों को मैं जो कहूँगी कि आप अगर इसको फॉलो अप कर रहे हैं तो ये से जब हमारा ख़त्म होगा ना तो आप इनको आंसर कर दीजिएगा। छोटे छोटे से कमेंट्स लेती हैं जो थोड़ा सा लगता है डिफरेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं यहाँ पे। अच्छा, PhD, अच्छा हाँ, ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया है। PhD हम ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई रिक्वायरमेंट है कि आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए? मास्टर्स की भी अगर बात करें, अगर आपके अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट हुआ है, आपके पास जस्ट ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री नहीं है, तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है? लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे यहाँ पे आने से पहले अपनी डिग्री भी वेरीफाई करवा के सबमिट करनी है, देन आई कैन कंपेयर। तो आप लोगों का क्या मतलब, ट्रांसक्रिप्ट एक्सेप्टेबल है? जस्ट अच्छा, यूनिवर्सिटी की बात करें ना तो हाँ, वहाँ पर एक्सेप्टेबल हो सकता है। यानी ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? यही होता है कि आपने अपना टाइम टेन्योर पूरा किया और आपका टोटल CGPA इतना है। लेकिन फिर ये है कि आपको ये भी वेरीफाई करवाना पड़ता है बाद में HEC के थ्रू। मतलब एक्सेप्टेबल है ना, सिर्फ डिग्री की कोई रिक्वायरमेंट हुँ। हो, अगर यूनिवर्सिटी की अपनी कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा तो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करेगा। अच्छा, मोस्टली हमारे जो कमेंट्स हैं वही हैं जो हमने बातें ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, लोगों ने हमें बाद में ज्वाइन किया है तो वो सेम वही क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हमारा जो ऑलमोस्ट सेशन का टाइम भी कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने जो कुछ कमेंट्स थे जो लग रहे थे कि इसको ले लिया जाए, आई थिंक जो हमारा ओवरऑल सेशन हो गया है, जो बेसिक एप्लीकेशन क्राइटेरिया है, उसका प्रोसेस क्या है, वो आई थिंक मेरे गेस्ट ने बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया, आप इसकी रिकॉर्डिंग सुने, उसके बाद अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो हमारी जो गेस्ट स्पीकर्स हैं दोनों, ये फॉलो अप कर रही हैं तो ये आपको वहाँ पे आंसर कर देंगी। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगी, हमारे स्कॉलर्स की जितनी ऑडियंस है, आपकी अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग जो हैं वो मेरे फ्रेंड सर्कल में या मेरे को जान पहचान में लोग हैं वो गिला करते हैं कि आप अप्रिसिएशन के कमेंट्स कर रही हैं या आप इनबॉक्स में मैसेजेस कर रहे हैं तो मैं रिस्पॉन्स नहीं करती। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, हम लोग आपके लिए सेशन अरेंज कर देते हैं तो हम लोग इसके लिए भी बड़ा टाइम निकाल के आते हैं। तो आप प्रॉपर्ली सारे कमेंट्स को फॉलो करना, इवन एप्रिसिएशन के भी हों, किसी चीज़ के भी हों, तो आपका बहुत शुक्रिया। बस हम लोग यहाँ पे अपने हिस्से की वही मैं एक बात कहूँगी, अपने हिस्से का दिया जलाने आए हैं, आप भी अपने हिस्से का दिया जलाएं और ऐसे ही ये जो है ना कारवां चलता रहे।
मेरे दोनों जो गेस्ट हैं उन दोनों को मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, जितने हमारी ऑडियंस जो हमें सुन रही थी उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम किसी स्कॉलरशिप या कोई और एजुकेशन जर्नी में किसी टॉपिक के ऊपर मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।